एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसी से नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट। देखिए एडमिशन एंड रिटायरमेंट, इन चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्या है, सिमिलर है। यानी जिस बच्चे को चैप्टर अच्छे से आता है एडमिशन, उसके लिए रिटायरमेंट समझना बड़ा आसान। और अगर किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं समझा है या एडमिशन में कोई कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो हमें सही से समझ में नहीं आए तो रिटायरमेंट पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि हमने एडमिशन नहीं पढ़ा, क्या हमें डायरेक्ट रिटायरमेंट समझ में आ जाएगा? यस बच्चे, उस बच्चे को भी रिटायरमेंट डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। बट रिटायरमेंट वो समझेगा बेसिक तरीके से, और फिर रिटायरमेंट के बाद जैसे ही वो एडमिशन पढ़ना शुरू करेगा ना, तो उसको एडमिशन समझने में आसानी होगी। मतलब दोनों में से कोई भी एक चैप्टर पहले जो पहले समझ लोगे उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद जब दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो वो चैप्टर पढ़ना अपने आप ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा इसकी एग्जाम की वेटेज की भी अगर मैं बात करता हूँ, तो जो एग्जाम में इसकी वेटेज है चैप्टर की कम ज्यादा होती रहती है। बट एक क्वेश्चन है 8 मार्क्स का जो कंफर्म है, आना ही आना है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसे आता है? चॉइस में आता है, इन दोनों की चॉइस से आता है। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों की चॉइस में 8 मार्क्स का आता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एडमिशन का क्वेश्चन अलग आ गया है और रिटायरमेंट का क्वेश्चन अलग आ गया है। अगर कभी ऐसा हुआ है रिटायरमेंट का क्वेश्चन सेपरेट आया है, तो फिर वो 8 मार्क्स में ना आकर कितने मार्क्स में आया है? 6 मार्क्स में आया है, और इसकी चॉइस किसी दूसरे चैप्टर के साथ में आ गई है। मतलब ऐसा बहुत कम हुआ है कि रिटायरमेंट चैप्टर सेपरेट आता है। अक्सर मैं ये बात कर रहा हूँ फाइनल एग्जाम की, बोर्ड की। मैं तुम्हारे टर्म 1 या जो मॉक टेस्ट होंगे या प्री बोर्ड होंगे उनकी बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है ना, समझ में आती है? बाकी इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में। तो इस तरीके से अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ रिटायरमेंट की, तो ये रिटायरमेंट चैप्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मार्क्स का है, सॉरी 10 मार्क्स का मैक्सिमम। हालांकि 6 मार्क्स 10 मार्क्स मुश्किल से इससे पूछेंगे, 8 मार्क्स तक में ये निपट जाता है। बहुत रेयर होता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि एडमिशन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, रिटायरमेंट से चांसेस होते हैं क्वेश्चन के कम आने के। चलिए, तो ये हमारी हमें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि हमें कितने एग्जाम की वेटेज है। अच्छा, रिटायरमेंट में क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने एडमिशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अगर एडमिशन पढ़ा है तो आप उन सब चीज़ों को साइड में रख दो और आपको समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है। अगर नहीं पढ़ा है एडमिशन तो कोई बात नहीं, हम रिटायरमेंट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। रिटायरमेंट देखिए जनरली होता क्या है, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म थी और उस फर्म को चलाने में कुछ पार्टनर्स रहे होंगे। पार्टनरशिप फर्म है तो जाहिर सी बात है कुछ पार्टनर हो गए। मान लेते हैं A B C D, 4 पार्टनर थे। 4 पार्टनर मिलकर के फर्म को चला रहे थे। अब इनमें किसी भी रीजन से कोई बात हुई और यहाँ से एक पार्टनर ने फर्म छोड़ने का डिसाइड कर लिया। वो कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे साथ में बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं अलग बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहता। तो इस केस को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है अपनी खुद की मर्जी से, एग्रीमेंट करके, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, आपस में बातचीत करके अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बच्चे। अच्छा, रिटायरमेंट से पहले की बात करते हैं। जब जितना भी प्रॉफिट हुआ करता था, जितना भी लॉस होता था, उस लॉस को चारों पार्टनर आपस में डिवाइड करते होंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता था पहले? 4 पार्टनर्स में डिवाइड होता था। यानी इनका क्या था? एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। अब जैसे रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद आफ्टर रिटायरमेंट अब कितने पार्टनर बचेंगे यहाँ पर? A B और C, 3 पार्टनर बचेंगे। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो कितने पार्टनर्स में डिवाइड होगा? इन 3 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ होता था 4 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब जो भी प्रॉफिट और लॉस का शेयर होगा वो कितने पार्टनर के बीच में होगा? 3 पार्टनर के बीच में होगा। यानी डी अब पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया है। तो देखो, जो पहले वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, जिस रेशो में पहले बांटा करते थे, हम उसको बोलेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड PSR। और जिस रेशो में अब फर्म को कंटिन्यू करेंगे उसको बोलेंगे न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इतनी बात समझ में आती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? जिस रेशो में पार्टनर्स उस फर्म के और लॉस उस फर्म के प्रॉफिट और लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिटायरमेंट से पहले जिस रेशो में करते थे वो ओल्ड, और अब से जिस रेशो में करेंगे वो न्यू होगा। बट मेरे लिए ओल्ड और न्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैं A B C and D। देखिए A B C D इनका पहले से कुछ ना कुछ रेस हो रहा था, चारों का रेस शेयर था। अब फ्यूचर में
न्यू रेशो जो रहेगा वो ABC का रहेगा। इसके पास क्या हो गया, जीरो, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसका शेयर कहाँ गया? इस पार्टनर का जो शेयर था, इस पार्टनर का शेयर जो जीरो हुआ, वो शेयर किसके पास चला गया? वो इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो इन तीनों का शेयर हो सकता है क्या हुआ हो गया हो, इंक्रीज हो गया हो। न्यू शेयर क्या हो गया हो, इंक्रीज हुआ होगा भाई, अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इंक्रीज हुआ होगा। हो सकता है यहाँ पर किसी एक पार्टनर का और डिक्रीज हो गया हो। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि वो भी क्या करे, अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दे। जैसे कि पहले इक्वल पार्टनर थे, 25% प्रॉफिट लेता था, अब वो कहे कि मेरे को तो 20% ही प्रॉफिट चाहिए फर्म में। वो भी पैसा, कोई भी पार्टनर अपने रेशियो को कम ज्यादा कर सकता है। तो अगर कभी भी किसी का शेयर इंक्रीज हो जाता है, तो उस पार्टनर को बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं बेटा उसको? गेनिंग पार्टनर। और जिसका भी न्यू शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको बोलेंगे सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइजिंग पार्टनर समझ में आता है? गेनिंग पार्टनर वो जिसका न्यू शेयर इंक्रीज हो जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं एग्जांपल के तौर पे मान के चलूं, ABC तीनों का शेयर इंक्रीज हो गया, और डी जो पार्टनर था, इसका शेयर पहले फर्म के अंदर था, बट अब इसका फर्म में क्या हो गया, शेयर जीरो हो गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। इतनी बात समझ में आती है? देखिए सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालते कैसे हैं, और न्यू शेयर वगैरह कैसे निकालते हैं, इनकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो जरा, अगर मैं बात करता हूँ किसी के गेनिंग शेयर की, गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या बनेगा अगर हमें गेनिंग शेयर निकालना है? तो गेनिंग शेयर का फॉर्मूला बनता है, न्यू शेयर में से आप ओल्ड शेयर को कर दो माइनस में, तुरंत पता चल जाएगा कि भाई इसका शेयर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो अगर न्यू में से हम ओल्ड को माइनस कर रहे हैं, भाई गेनिंग का मतलब तो क्या था, इंक्रीज होना। तो न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम था, माइनस कर दिया, आगे गेनिंग शेयर। वैसे ही अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं, तो क्या निकल के आएगा, सेक्रीफाइजिंग शेयर। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये आता है सेक्रीफाइजिंग का। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए गेनिंग शेयर है, क्योंकि यहाँ पर गेनिंग की बात ज्यादा होगी। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको तो क्लियर है। बाकी सबके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी न्यू, सॉरी, गेनिंग की। इस सेक्रीफाइसिंग की जरूरत कहाँ पड़ती थी? इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बट वैसे इस गेनिंग की जरूरत पड़ती थी हमारी एडमिशन वाले चैप्टर में। एडमिशन वाले चैप्टर में 99% क्वेश्चन जो थे वो सेक्रीफाइसिंग से थे, और इसमें 99% जो क्वेश्चन होंगे वो किससे होंगे, गेनिंग से होंगे। यानी मुझे रिटायरमेंट में जरूरत पड़ने वाली है गेनिंग की। इतनी बात क्लियर होती है कि हम कैसे गेनिंग से अच्छा कैसे निकालेंगे। एक तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। चलिए इसी फॉर्मूले को अगर मैं तोड़ना मोड़ना शुरू करता हूँ, तो मैं ये भी कहूंगा कि न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। एक फॉर्मूला हम और भी बना सकते हैं, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइजिंग शेयर। अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया तो उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे न्यू निकालने के लिए। इतनी बात समझ में आती है कि न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या बनता होगा, ओल्ड प्लस सेक्रीफाइस, या सॉरी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, या फिर ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर, अगर कभी हमें न्यू शेयर निकालना पड़ता है तो। देखिए जरा, अब जरा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मानते हैं कि तीन पार्टनर थे, ये ABC तीन पार्टनर थे, जिनका फर्म के अंदर शेयर था 541। अब यहां से C हो जाता है रिटायर्ड। सी क्या हो गया बेटा, रिटायर्ड हो गया। अगर सी रिटायर होता है, तो सी का शेयर कितना था बेटा, देखो जरा, 541, 1/10। ये समझ में आया बेटा, आरती 1/10 कैसे हुआ? 5 + 4 + 1 कितना हो गया, 10। इसका शेयर 1 था ना बेटा, तो 1/10। इसके लिए करते 4/10, इसके लिए करेंगे 5/10। तो इसका शेयर हो गया 1/10। अब क्वेश्चन आपको बस इतनी बात कह के ये कहता है न्यू रेशो बताओ, न्यू शेयरिंग रेशो बताओ क्या होगा। मैं न्यू PSR लिख देता हूँ। अब क्या इस क्वेश्चन को पढ़ के, मेरा ये क्वेश्चन ही है पूरा, क्या इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसका शेयर किसने लिया है?
सी का शेयर किसने लिया है? ए और बी ने लिया होगा। जब कुछ बोला ही नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है, ए एंड बी ने इसका शेयर लिया होगा। किस रेशो में लिया होगा कुछ भी नहीं बताता। तो ए को भूल जाओ, ए को अगर आप हटा देते हो, रेशो कितना था? 5:4:1। यहां से आप ए को हटा दो तो कितना बचता है? 5:4। यही क्या होगा? इनका न्यू रेशो होगा। और कोई अगर आपसे पूछता है कि इनका गेनिंग रेशो क्या होगा, तो गेनिंग रेशो भी यही होने वाला है। वो भी हो जाएगा 5:4। जब क्वेश्चन में ये ना बताए कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा उसका शेयर किसने लिया है और किस रेशो में लिया है, तो उस केस में क्या होता है कि उस पार्टनर को अगर आप हटा देते हो तो जो रेशो बचेगा, जो भी शेयर बचेगा दोनों पार्टनर का, वही उनका गेनिंग रेशो होगा और वही उनका न्यू रेशो होता है। अब कुछ बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होता होगा, ये तो रट्टा लगाने वाली बात होगी। तो देखो, रट्टा लगाने वाली बात नहीं, हम इस चीज को कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। यहाँ जो पार्टनर था, फर्म छोड़ के जा रहा था, उसका शेयर कितना था बेटा? 1/10। अच्छा, इस शेयर को लेने वाले कौन कौन थे यहाँ पर? ए एंड बी। ए और बी इन दोनों का आपस में रेशो कितना था? 5:4 था ना। यानी ए और बी आपस में जो चीज बांटते हैं या अब तक बांटते आ रहे थे, वो बांटते थे 5:4 में। तो जो इसका शेयर होगा, इसको भी ये दोनों क्या करेंगे? 5:4 में बांटेंगे ना। तो देखिए जरा, ए का गेनिंग शेयर निकालते हैं। ए ने कितना गेन किया होगा इस शेयर में? देखिए, सी का शेयर कितना था? 1/10। चलिए, और बी का गेनिंग शेयर भी दोनों को एक साथ निकाल देंगे हम। इसका शेयर था 1/10। इस 1/10 को 5:4 में डिवाइड करो तो 5/9 एंड 4/9 हो जाएगा। जब भी हम कोई कोई भी चीज बोलते हैं कि इसको 5:4 में रेशो में डिवाइड करनी है, कोई भी चीज इस रेशो में डिवाइड करनी है, तो जो भी आपको डिवाइड करना है वो इंटू 5/9 और इंटू 4/9 कर देंगे। 5:4 में डिवाइड करने का मतलब ये होता है। तो देखो जरा, 110 का शेयर था, इसको 5:4 में डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? ये आ गया 5/90। और इधर कितना आ गया? 4/90। अब क्वेश्चन में हमें इसका शेयर निकालना, न्यू शेयर। न्यू शेयर क्या होगा? देखिए, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ओल्ड प्लस गेन। देखो ये रहा फॉर्मूला, ओल्ड प्लस गेन। तो हम ओल्ड प्लस गेन करते हैं तो कितना आएगा जरा देखो। इसका ओल्ड शेयर कितना था? 5/10। 541 था ना, मैं लिख देता हूँ 541। 5/10, 4/10, 1/10। तो 5/10 इसमें ऐड करेंगे, जिसको कितना मिला है? 5/90। आप जरा एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 45 + 5, मतलब 50/90। 5/9 आ रहा है। और इसका न्यू शेयर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? पहले था 4/10 और अब आ रहा है 4/90। आप अगेन वही काम करेंगे तो ये आएगा 36 + 4, 40/90। अगर आप इनका रेशो देखो तो 50:40 या 5:4। अब आप चेक करो कि क्या इनका इनका न्यू रेशो कितना आ रहा है? 5:4 आ रहा है ना। मैंने इसको डायरेक्ट क्या बताया था? 5:4। देखो जरा, इस पार्टनर को भूल जाओ तो इन दोनों का शेयर कितना है? 5:4 ही है ना। तो जब क्वेश्चन में कुछ ना बताए कि इसका शेयर किसने लिया है, किस रेशो में लिया है, तो उस केस में क्या होगा? इनका ये शेयर, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है पुराने, सॉरी गेनिंग, मैं गलत बोल गया, गेनिंग रेशो पुराने वाला ही होगा। एंड न्यू रेशो भी क्या होगा? पुराने वाला ही होगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा उस पार्टनर को बस हाइड कर दो, बाकी जो बचता है। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये पार्टनर रिटायर हुआ, सी पार्टनर फर्म छोड़ के चलता है, 5:4:1। ये पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, इसके शेयर को दोनों इक्वली ले ले। ऐसा भी हो सकता था। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा उसके शेयर को किस रेशो में लेना है, किसको लेना है, ये जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो डिसाइड करेंगे। उनकी मर्जी है। जैसे कि सी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो ए एंड बी ने डिसाइड किया कि इसका शेयर क्या कर लेते हैं, अब हम दोनों इक्वली ले लेते हैं। ठीक है ना भाई। अगर हम तीनों पार्टनर, मैं, आरती एंड शिवांगी, हम तीनों पार्टनर है, मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरा जो शेयर है मेरे जाने के बाद, अब इस प्रॉफिट को आपस में तुम्ही तो बांटना है। अब तुम चाह रहे हो कि जो भी इसका प्रॉफिट है, अब हम अमित का प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, या जिस रेशो में हम पहले पार्टनर थे हम उसी रेशो में रखेंगे।
या हो सकता है कि हम इसका शेयर एक अलग रेशो में ले लेते हैं। शेयर खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, ये बात है। अभी हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में तो खैर नहीं कवर होगा। तो जो भी हम ये शेयर कह रहे हो ना मैं कि आप शेयर लोगे, इस रेशो में लोगे, तो जो भी मेरा शेयर होगा, जो भी मेरे शेयर की वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपको चुकानी पड़ेगी। और वो जो जितना शेयर लेगा, जिस रेशो में लेगा, उसी रेशो में मुझे पैसा भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है कि हमें यहाँ पे। अब देखिए जरा, यहाँ क्या है, इक्वली। अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों इक्वल ले रहे हैं, तो इक्वली उसका शेयर कितना था, 1/10। 1/10 को ए एंड बी दोनों आपस में ले लेंगे। तो देखो ए का गेनिंग कितना होगा, ए का गेनिंग शेयर जो होगा, 1/10 का आधा आधा करेंगे, कितना आएगा जरा बताए कोई बच्चा। 1/10 का हाफ कर लो, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 1/10 का हाफ, ये कर दिया हाफ, तो कितना आ गया, 1/20, 1/20। ए का गेनिंग शेयर है 1/20, बी का गेनिंग शेयर है 1/20। जरा इनका न्यू शेयर निकाल लेते हैं, ए का न्यू शेयर। ए का पहले कितना था, 5/10 +1/20। तो कितना आ जाएगा, 5/10 +1/20 करेंगे तो 11/20। और बी का न्यू शेयर निकालते हैं तो 4/10, सॉरी, हाँ 4/10 +1/20, ये आ जाएगा 9/20। देखो जरा इनका रेशो, इधर 11, इधर 9, तो न्यू रेशो कितना आ गया, 11:9। बात समझ में आई थोड़ी बहुत। न्यू रेशो कैसे निकाला, ऊपर वाले को पकड़ लेते हैं जो इनका ऊपर है, ये क्या 11, ये कितना है 9, 11 9, वैसे भी देखो इनका टोटल देखो जरा 20 है ना, और 11 9 20 ही होता है। तो देखो जरा, ये न्यू रेशो आ गया। दो केस समझ में आ गए। पहले केस में ये था कि क्वेश्चन में ये बोला गया, तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, न्यू रेशो निकाल दो। तो मैंने क्या करा कि जो पुराना रेशो था, उसी रेशो में उन्होंने आपस में बांट लिया हुआ। दूसरा केस ये हुआ, सी फर्म छोड़ के जा रहा है, और सी के शेयर को दोनों ने इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मैंने वो भी देख लिया। तीसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है, तीसरा केस हो सकता है कि जैसे कि एबीसी तीन पार्टनर थे, इनका रेशो था वही 5/4/1। सी फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। और इनका जो गेनिंग शेयर रेशो था, जो उन्होंने इसका शेयर लिया है, किस रेशो में लिया है, यानी जो गेनिंग शेयर है, ये क्वेश्चन में आपको बता देगा कि गेनिंग शेयर जो है, गेनिंग रेशो जो है इनका, यानी जो भी इनका प्रॉफिट है, जो भी इसका शेयर है, उस शेयर को ये दोनों ले रहे हैं 3:2 में। मतलब जो इसका शेयर बचेगा, 1/10 जो इसका शेयर था, इस शेयर को दोनों पार्टनर ने किस रेशो में ले लिया, 3:2। मेरा पहले क्वेश्चन में था 5:4, अभी दूसरे वाले में था इक्वल, और तीसरे वाले में ये हो गया 3:2। ये 5:4 कब था, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया। यहाँ क्वेश्चन में इक्वली बोल दे, यहाँ 3:2 बोल देता है। तो देखो अगर ऐसे होता है तो ए का गेनिंग शेयर कितना आएगा, इसका शेयर था 1/10, 3:2 का मतलब होता 3/5। 1/10 को आप 3/5 और 2/10 कर ले, 2/5 कर लेंगे। 110 को 3/5 एंड 2/5 करेंगे, कितना आएगा, 3/50, 2/50। अब ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, पहले था 5/10, और यहाँ हो गया 3/50। 10 से आया 5, 25, 28, 28/50। और बी का जो न्यू शेयर है, पहले था 4/10, और इसने गेन किया है 2/50, तो 10 5 22/50। मतलब यहाँ पर न्यू रेशो आ गया 28:20। अभी देखो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 14:11। न्यू रेशो 14:11 आ गया। मैंने आपको तीन केस समझा दिए कि जो भी पार्टनर्स थे, अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ तीन कंडीशन बन रही हैं। एक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, तो जिनका जो इनका ओल्ड रेशो था, उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक केस हमने देखा कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, उसके शेयर को इक्वली बांट रहे हैं,
तो ठीक है, जो भी उसका शेयर होगा उसको इक्वली ले लेंगे आपस में, और वो उनके ओल्ड रेशो में ऐड होकर न्यू आ जाएगा। तीसरा केस मैंने देखा कि क्वेश्चन में बताया जाएगा, क्वेश्चन में बता दिया है कि भाई जैसे इक्वली बताया वैसे एक अलग रेशो भी वो पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं, और उस रेशो में उसके शेयर को बांट लेगी। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है ना? ये टॉपिक था, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि यहाँ हर क्वेश्चन में हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, और वो गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा गेनिंग रेशो में होता है। कुछ एडजस्टमेंट भी होती हैं जो गेनिंग रेशो में होती हैं, तो हमें वहां पर इस गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी। या तो क्वेश्चन में गेनिंग रेशो देता है, या हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होता है। एक केस ये हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे दे और न्यू रेशो दे दे, और कहे कि भाई अब आप इनका क्या करो, गेनिंग रेशो निकाल के बताओ। ठीक है ना? सब कुछ होता है। तो एक बार आप ये सारा कुछ पहले नोट कर लो, देन उसके बाद हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ आपको लग रहा है नोट करने वाली चीज है तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ से कोई काम की चीज नहीं है, यहाँ से मैंने आपको एक चीज बताई है ये, एंड एक ये है। ठीक है, चलिए कर लीजिए नोट। अब जरा देखिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका रेशो क्या लिखा है, 2/5, 1/2, 1/10। फाइंड द न्यू रेशो, आपसे कहता है न्यू रेशो बताओ ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ बी रिटायर्स। क्वेश्चन ने ये बोला कि बी फर्म छोड़ के जा रहा है, बी का शेयर कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, कुछ नहीं बताया। इस केस में क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या, न्यू रेशो पूछा है। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो न्यू रेशो होगा वो क्या होगा, ओल्ड वाला ही रहेगा ना। बी को छोड़ दो, ओल्ड वाला जो ए और सी का था वही हो जाएगा। बी फर्म छोड़ के जा रहा है, ए बी सी तीन पार्टनर है, बी फर्म छोड़ के जा रहा है, तो बी का शेयर हटा दो, ओल्ड जो ए और सी का होगा वही क्या होगा, न्यू रेशो होगा। चलिए इनकी पहले बात करेंगे हम, ओल्ड रेशो कितना है। तो जरा ओल्ड रेशो ही अभी लिखना पड़ेगा मैं रेशो की फॉर्म में। ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी। देखो इनका रेशो था 2/5 is to 1/2 is to 1/10। जब हम रेशो कन्वर्ट बनाते हैं इसको, तो इनका तीनों का डिनोमीटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए तीनों का डिनोमीटर सेम करने के लिए, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 10, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये आ जाएगा 4/10, ये आ जाएगा 5/10, और ये होगा 1/10। कैसे आया देखो जरा, 5, यहाँ 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ये बात समझ में आई सबको? मैथ्स का बेसिक था ये। तो ये 4/5 इनका आ गया ओल्ड रेशो। अब क्वेश्चन में बी फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो अगर बी फर्म से रिटायर होता है, न्यू रेशो भी कितना हो जाएगा, बी को हटाओ जरा, बी का शेयर कितना था, हटा दिया, कितना बचता है, ये इनका न्यू रेशो हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लेता कि इनका गेनिंग रेशो बताओ, तो गेनिंग रेशो भी कितना होता, 4:1 होता। ठीक है ना? अगर गेनिंग रेशो के लिए बोलता, बट इसने ऐसा मुझे बोला ही नहीं है, तो ठीक है, मेरा काम तो हो गया, गेनिंग रेशो मुझे निकालना ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर जिनका रेशो कितना है, देखो अगेन ऐसी है, 1/2, 3/5, 10 एंड 1/5। फाइंड द गेनिंग रेशो, इस बार गेनिंग रेशो आपसे पूछा है। इफ वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, वाई फर्म से रिटायर हो रहा है, तो गेनिंग रेशो क्या होगा, गेनिंग रेशो पुराने वाले ही होगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे निकालना होगा इनका न्यू रेशो। कितना था देखो जरा इनका न्यू रेशो, सॉरी ओल्ड रेशो, 1/10, 2, 3/10 एंड 1/5। रेशो में कन्वर्ट करेंगे, 10 करना पड़ेगा, 2, 10, 5 का एलसीएम 10 आएगा, 10 करना होगा, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 3 रहेगा, और यहाँ पर 2। फर्म छोड़ के जा कौन रहा है, वाई, यानी बीच वाला पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। तो इनका जो रेशो होगा, गेनिंग रेशो 5:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। यहाँ आपको बताया तीन पार्टनर है, फिर से 5:3:2 रेशो है इनका। इस बार इन्होंने हम पे एहसान कर दिया निकाल के। बी फर्म से रिटायर हो रहा है, आगे कंटिन्यू करो जरा। हिज शेयर इज टेकन बाई ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1। इस बार आपको क्वेश्चन में ये रेशो क्या दिया, गेनिंग रेशो दिया है,
कि उसका शेयर इन दोनों ने किस रेशो में आपस में लिया। बात समझ में आती क्वेश्चन में क्या है, कि इसका शेयर इन दोनों ने आपस में किस रेशो में लिया है। चलिए तो सॉल्व करेंगे कैसे, क्वेश्चन में आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन है जब फाइंड करने के लिए क्या बोला आपसे, न्यू रेशो फाइंड करने के लिए बोला है। तो जैसे हमने वो क्वेश्चन किए थे अभी, क्वेश्चंस किए थे ना, वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। कैसे करेंगे तो देखो, ओल्ड रेशो पहले इनका कितना है। ओल्ड रेशो किस किस का, ए बी एंड सी। 5, 3, 2। रिटायर कौन हो रहा है, बी फर्म से रिटायर हो रहा है, जिसका शेयर कितना, 3/10। अच्छा गेनिंग रेशो कितना है, गेनिंग रेशो क्वेश्चन ने बताया है कि ये किस रेशो में उसके शेयर को ले रहे हैं, गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड सी। ये है बच्चे 2:1। तो एक का जो गेनिंग शेयर आएगा, ए का गेनिंग शेयर, ये 2:1 में ले रहे हैं किसके शेयर को, 3/10 को। ए का गेनिंग, बी का गेनिंग। 3/10 को बेटा डिवाइड करो जल्दी से, 2 3 में, 2/3, 1/3, दोनों में 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। दोनों में कैंसिल हो तभी करना, वरना मत करना। इसका गेनिंग शेयर आ गया 2/10, इसका गेनिंग शेयर आ गया 1/10। आगे करें तो ए का न्यू कितना आएगा अब, एज न्यू शेयर। देखो ए का पहले कितना था, 5/10। गेन कितना किया है इसने, 2/10, दोनों का सम आया 7/10। बी का न्यू, बी का पहले, सॉरी बी मैंने गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, सी आएगा, एंड यहाँ पर भी सी आएगा। सी का शेयर कितना था, 2/10। गेन कितना किया इसने, 3/10। न्यू रेशो कितना आ गया इसका, दोनों का न्यूमरेटर उठा लो, 7:3। और दोनों का सम देखो 7 3 10 होता है। आया समझ में कि नहीं आया, क्या कुछ था, मैंने ये सब कुछ आपको पहले बता दिया, वही है ये, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है जरा, सेम क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। शिव मोहन और एंड हरि 3 पार्टनर, 5/4। फर्म से रिटायर कौन हो रहा है, मोहन रिटायर हो रहा है, जिसका शेयर था 5/14। 5/14। अच्छा मोहन फर्म से रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। देखो जरा, मैं आपको ये केस ही बता चुका हूँ। एक केस हमने 3 केस देखे थे ना, एक में कुछ नहीं बोलता, एक में एक रेशो दे देगा, एक में इक्वली हो जाएगा। तो यह इक्वली हो गया, आपसे कहता है न्यू रेशो कैलकुलेट करो। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको, कि आपसे हो जाएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका रेशो कितना है, 2:1। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ए बी सी 3 पार्टनर, रेशो था 2:1। रिटायर कौन हो रहा है, बी रिटायर, एंड हिज शेयर इज टेकन बाई, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी ने शेयर लिया है, सी ही गेन कर रहा है, ए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बी का जो भी शेयर होगा 2/5, इसको हम ऐड कर देंगे इसके शेयर 1/5 में, डायरेक्ट आ जाएगा सी का शेयर। ए का तो जो था वही रहेगा, ए का न्यू शेयर 2/5 अनचेंज्ड है। बी का शेयर सी ने ले लिया है, तो सी का गेनिंग बी के ओल्ड में ऐड हो जाएगा, 1/5, 2/5, 3/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2:3 आ जाएगा, क्योंकि इसके में तो चेंज नहीं होगा, अभी दोनों का ऐड हो जाएगा, इसी के में आ जाएगा 3/5। कर सकते हैं खुद से। 3 पार्टनर थे जिनका रेशो था 4:3, ए रिटायर हो गया इस बार। एज्यूमिंग बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ, बेटा एज्यूमिंग बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। जानते हो ये क्या बात बोल रहा है, ये बोला न्यू रेशो इनका, कि भाई विल शेयर प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट को किस शेयर में रेशो, इस शेयर में वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसे इस रेशो में शेयर करेंगे। तो ये क्या हो गया, न्यू। ये क्या है इनका, ओल्ड। ओल्ड दिया, न्यू दिया, क्या पूछा आपसे, गेनिंग। और गेनिंग रेशो का मैंने आज ही आपको बताया है स्टार्टिंग में ही, कि गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड, सॉरी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला हो गया न्यू शेयर
माइनस ओल्ड शेयर। और हमें पता है यहाँ ओल्ड शेयर भी पता है, न्यू शेयर भी पता है। देखो आप लिखना चाहो लिख लो, ओल्ड रेशो, किस किस का ओल्ड रेशो, ए कितना है, 4:3:2। अच्छा न्यू रेशो कितना है, लेकिन न्यू रेशो में कौन कौन है, बी एंड सी। इनका रेशो कितना है, 2:1। सेक्रिफ गेनिंग शेयर का फॉर्मूला है ही, तो बी का गेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 20 गेनिंग शेयर। बी का गेनिंग शेयर होगा ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, तो 2/3 -3/9, क्योंकि देखो 4 3 7 दोनों। और ऐसे ही सी का गेनिंग शेयर आ जाएगा 1/3 -2/9। अच्छा जरा करें तो कितना आ रहा है, 6 - 3 शायद 3 आएगा, अगर मैं सही लिख रहा हूँ तो। क्योंकि देखो बेटा 3 3 9, 2 3 6, 6 - 3, यहाँ पर भी 3 - 2 आ जाएगा, 1/9। अब देखो जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं ना, तब उन डिनोमिनेटर्स बराबर नहीं आता है। जैसे जैसे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो जरा, मैंने जब ओल्ड रेशो की बात करी, ओल्ड रेशो कितना था, 4:3:2, तो 4/9, 3/9, 2/9। लेकिन यहाँ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर आ रहा 3/9 और 1/9। कुछ बच्चे कहते हैं "सर, ये तो गलत है, क्योंकि 3 और 1 तो 4 होता है, तो यहाँ तो 9 क्यों आ रहा है"। तो बेटा नहीं, सेक्रीफाइसिंग शेयर गेनिंग शेयर में नहीं सेम होता है, इनका सम इसके बराबर नहीं होता है। सिर्फ ये न्यू शेयर में और ओल्ड में होता है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में डिफरेंट होगा। तो इनका जो गेनिंग रेशो आएगा, मैं GR लिख दे रहा हूँ, गेनिंग रेशो आया 3:1। हाँ, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये नहीं है कि ये इनका सम इसके बराबर होना चाहिए। 3:1 आ गया इनका गेनिंग रेशो। समझ में आ गई बात। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी कराए ना, ये सारे इन सबकी वेटेज 1 मार्क, 1 नंबर में है बेटा। और आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उनमें ये हर क्वेश्चन में ये चीज रहने वाली है, ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है, गेनिंग रेशो निकालो। और निकालना नहीं होगा, हमें एडजस्टमेंट गेनिंग रेशो में करनी होगी, तो हमें वहां पे जरूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है बच्चे, आज की क्लास यहीं पर ओवर कर दें, या आप चाहो तो आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, अगर चाहो। ये वाला क्वेश्चन तुमसे खैर नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट है, और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपसे नहीं हो पाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा कर सकता है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी फिलहाल में यही क्वेश्चन है, बाकी आप अपने सबके पास में TS ग्रेवाल है, आपको अपने TS ग्रेवाल के क्वेश्चंस, TS ग्रेवाल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एनसी TS ग्रेवाल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बेटा। आप उसमें देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ना 9 10 तक के जो क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। किसी के पास ओल्ड एडिशन है, किसी के पास न्यू एडिशन है, अगर आप चेक करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही है, आप करोगे तो आपसे हो जाएंगे। ठीक है ना, यही आपका क्या है, होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, और ये जो ये क्वेश्चन जो बच गए हैं थोड़े से डिफरेंट, हल्के से एडवांस है, इसी में थोड़ा सा एडवांस है, फिर हम इनको करेंगे। एंड अगली क्लास में गुडविल का टॉपिक करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेटेज 3 मार्क्स, नेक्स्ट टॉपिक की वेटेज 3 मार्क्स है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम, जो भी हमारा क्लास टाइम है।